नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग का दूसरा वीडियो जाएगा फुल लेंथ वीडियोस की, जो मैं बात कर रहा था। एक वीडियो अपलोड हुआ है बेसिक्स सेगमेंट का, है ना, आपने देखा होगा। उसमें हम लोगों ने कल पढ़ा था सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अंग्रेजी में, इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस लिखना बोलना होता है तो तीन जरूरी चीजें, तीन जरूरी कड़ी जो होता है किसी भी इंग्लिश सेंटेंस का, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इससे आगे अब चलेंगे। आज दूसरा वीडियो जाएगा। इस कड़ी में आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर क्या होता है और पर्सन क्या होता है, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे काउंटेबल किसे कहते हैं और अनकाउंटेबल किसे कहते हैं। ठीक है ना। आपके सामने ये है। आपके नोट्स बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं हिंदी में सब कुछ लिख देता हूं, तो आप अगर नोट्स बना रहे हैं, जो कि आपको बनाना ही चाहिए, अच्छे तरीके से सब लिखा हुआ है, तो मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि सेटअप इस तरह का है, तो आप वीडियो को पॉज करके और आराम से इसका बना सकते हैं नोट्स, इसको देख करके, और उसके बाद आगे की बातें आप आसानी से सीख सकते हैं। मैं सबको आसानी से एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके, है ना। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें विजिबल है आपके लिए, है ना। आपको सही से सब कुछ दिख रहा होगा। जिस भी एंगल में आप पा रहे हो कि मेरे हिसाब से सही सेटिंग है, सब कुछ सही है, तो आप उस एंगल में वीडियो को पॉज कर देंगे, और वीडियो पॉज करने के बाद स्क्रीनशॉट ले लेने के बाद आप चाहें तो आसानी से इस कॉर्नर में, हाँ ये भी ठीक है, दिख रहा है ना। चलिए, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, वीडियो को पॉज कर लेंगे, और उसके बाद मैं इसे पढ़ूंगा, समझाऊंगा, नोट्स बना लेंगे। जल्द ही हम लोग का अच्छा सा भी सेटअप आएगा। तब तक के लिए आपका सहयोग जरूरी है। अब मुद्दा को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने पढ़ा था सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। मैंने आपको कहा भी था कि इस तरह का डेफिनेशन, इस तरह का क्लियर कट डेफिनेशन कि हर जगह लागू हो, कहीं कोई इफ बट नहीं रहे। कल मैंने आपको कहा था, अगर आपने वीडियो देखा है तो आप अपने आप से और अपने दोस्तों से भी पूछिए कि क्या वो सब्जेक्ट का वो परिभाषा पहले से जानते थे, वर्ब का वो परिभाषा पहले से जानते थे। आपको पता चलेगा कि हाँ अंतर है, कुछ न कुछ अलग है, कुछ न कुछ नया है, और क्लैरिटी है पूरा थॉट्स की, कि कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। ठीक है। इस कड़ी में हम देखते हैं क्या लाइटिंग का दिक्कत हो रहा है। अगर कुछ, मैं इसको ठीक करता हूं इस तरह से। आई होप कि ये काम कर जाएगा, है ना। हाँ, मुझे उम्मीद है कि अब सारी चीजें क्लियर होगी। तो पढ़ते हैं कि नंबर क्या है। नंबर मतलब जो संख्या होता है मैथमेटिक्स में, इंग्लिश ग्रामर में नंबर का मतलब होता है वचन। ठीक है ना। वचन क्या होता है, तो नंबर और पर्सन दो चीजें बनाई गई है। जब भी कोई लैंग्वेज, कोई भाषा बनती है, तो उसमें शब्दों के बारे में पहले जानना जरूरी होता है कि जो भी शब्द हम लिख रहे हैं, वो सारे शब्द की क्या पहचान है, वो बना आखिर किस लिए है, उससे भाषा लिखने में, बोलने में क्या फायदा होता है। ठीक है ना। तो हम देखेंगे कि नंबर को हिंदी में वचन बोलते हैं, संख्या नहीं। वो मैथमेटिक्स में, गणित में होता है, यहाँ पे नंबर को वचन बोलते हैं। तो नंबर और पर्सन जो बनाया गया है इंग्लिश लैंग्वेज में, किस लिए बनाया गया, इसका क्या काम है। तो ये जो नंबर होता है, जो हम लोग जानते हैं सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर के नाम से दो तरह का होता है। ये नंबर एक्चुअली क्या होता है, तो नंबर शब्दों को लिखने का तरीका है, नाउन को, वर्ब को लिखने का तरीका होता है। इस तरह के शब्दों को लिखने का तरीका होता है जिससे लिखा हुआ देख करके, संख्या नहीं लिखी हुई रहेगी, लेकिन लिखा हुआ देखेंगे शब्द को, और हमें पहचान हो जाएगी कि ये एक की बात हो रही है या एक से ज्यादा की बात हो रही है। नंबर शब्दों को लिखने का, इंग्लिश लैंग्वेज में शब्दों को लिखने का वो तरीका है। किन शब्दों को, खास करके नाउन को और वर्ब को, संज्ञा को और क्रिया को इस तरह से लिखा जाता है कि देखते के साथ पता चल जाए कि हम लोग एक की बात कर रहे हैं कि एक से ज्यादा की।
तो वो जो रूप बनाने का मेथड है, वो जो तरीका है, वो जो सिस्टम है, उसी सिस्टम को, उसी मेथड को हम क्या कहते हैं? वचन। शब्दों को लिखने का वह तरीका जिससे शब्दों को देखते ही हमें पता चल जाए कि हम एक की बात कर रहे हैं या एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं, तो उस तरीके को, उस मेथड को हम लोग नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे कि अगर हम लोग लिखते हैं बॉय या हाउस या मैन, 3 एग्जाम्पल हमने लिया है नाउन का। अगर हम लोग बॉय लिखते हैं, हाउस लिखते हैं, मैन लिखते हैं, तो कहीं भी ये तीनों शब्द कहीं भी इस रूप में लिखा हुआ रहेगा, सेंटेंस चाहे कुछ भी लिखा रहे। अगर बॉय लिखा हुआ है, हाउस लिखा हुआ है, मैन लिखा हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा कि वहां पे एक लड़के की बात हो रही है, एक घर की बात हो रही है, एक आदमी की बात हो रही है। लेकिन यही बॉय को हम लोग बॉयज कर देते हैं, हाउस को हाउसेस कर देते हैं, और मैन को मेन कर देते हैं। प्लूरल बनाने का अलग अलग तरीका होता है, कुछ में SES लग के प्लूरल बनता है, कुछ और अन्य तरीके से बनते हैं। तो जैसे हम आगे बढ़ेंगे अपने कोर्स में, वैसे मैं आपको ये भी बताऊंगा नाउन में कि प्लूरल बनाने के कितने तरीके हैं नाउन को, और कैसे कैसे प्लूरल बनाया जाता है अलग अलग शब्दों को, सब बात बताऊंगा मैं। बट अभी नंबर को, तो बॉय लिखा हुआ रहेगा तो हम जान जाएंगे कि एक लड़के की बात हो रही है, हाउस लिखा हुआ रहेगा तो समझ जाएंगे एक घर की बात हो रही है, मैन लिखा हुआ रहेगा तो समझ जाएंगे एक आदमी, एक व्यक्ति की बात हो रही है। लेकिन वहीं अगर बॉयज लिख दिया गया, हाउसेस लिख दिया गया, मेन लिख दिया गया, तो हम समझ जाएंगे एक से ज्यादा लड़के, एक से ज्यादा घर और एक से ज्यादा व्यक्ति की बात हो रही है। अब आप समझो इस बात को, ये क्या है? ये शब्द को लिखने का तरीका ही है ना। तो नंबर क्या हुआ? शब्दों को लिखने का वह तरीका। वचन किसे कहते हैं? शब्दों को लिखने का वह तरीका वचन कहलाता है, जिसमें शब्द को देखते के साथ पता चल जाए कि जो शब्द हमने लिखा है, वो शब्द, इसका जो भी अर्थ होता है, उसमें एक की बात हो रही है या एक से ज्यादा की। तो उस तरीका, उस मेथड को हम लोग नंबर कहते हैं। ये 2 तरह का होता है, एक को सिंगुलर नंबर कहते हैं, एक वचन, और दूसरे को प्लूरल नंबर कहते हैं, बहुवचन। एक वचन मतलब क्या हुआ? शब्दों को लिखने का वह तरीका कि शब्द को देख के हम पहचान जाए कि हाँ एक की बात हो रही है। तो कहा जाता है कि यहां पे इस शब्द का एक वचन वाला रूप, यानी सिंगुलर नंबर का रूप, सिंगुलर नंबर का फॉर्म यूज किया गया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर में हमने लिखा है पेन, बुक और किड। लिखा हुआ एग्जाम्पल में यह है पेन, यह बुक और वो है किड, मतलब कलम, किताब और बच्चा। तो अगर हम पेन, बुक और किड लिखते हैं, तो पेन से एक कलम का संबोधन जब करना होता है, जब हम एक कलम की बात करना चाहते हैं तो वहां पेन लिखते हैं। जहां हम एक किताब की बात करना चाहेंगे वहां पे बुक लिखेंगे, जहां पे एक बच्चे की बात करना चाहेंगे वहां पे किड लिखेंगे। लेकिन अगर हम लोग लिखते हैं पेन्स, बुक्स और किड्स, तो पेन्स हम वहां पे लिखेंगे जहां पे हमारा कहने का अर्थ कहने का तात्पर्य होगा एक से ज्यादा कलम। जहां हमारा कहने का तात्पर्य होगा एक से ज्यादा किताब, तो वहां लिखेंगे बुक्स। जहां पे हमारे कहने का मतलब होगा, हम कहना चाह रहे होंगे एक से ज्यादा बच्चे, तो वहां पे हम लिखते हैं किड्स। तो ये शब्दों को लिखने का तरीका, वह तरीका जिससे शब्दों को देखते ही पता चल जाए कि हम एक की बात कर रहे हैं। जो भी शब्द लिखे उसकी संख्या एक है कि एक से ज्यादा है, उस तरीके को, उस मेथड को, उस शब्दों के उन रूप को हम वचन कहते हैं। आई होप नंबर क्या होता है, क्यों नंबर लाया गया है, यह आपको पता चल गया होगा, है ना। आप ध्यान रखेंगे कि नाउन अपने नेचुरल रूप में, मतलब जो ओरिजिनल स्पेलिंग होता है नाउन का, नाउन मतलब कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भावना का नाम होता है। जैसे बैग हो गया, जैसे बेड हो गया, जैसे बल्ब हो गया, जैसे फोन हो गया, जैसे पेन हो गया। तो ये जो अपने नेचुरल रूप में रहते हैं नाउन, वो रहते हैं सिंगुलर। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, इसमें अक्सर कंफ्यूज करते हैं बच्चे।
नाउन में एस या ईएस लगा देंगे, जैसे पेन में एस लगाएंगे तो पेन्स हो जाएगा, बुक में एस लगाएंगे तो बुक्स हो जाएगा, मैंगो में ईएस लगाएंगे तो मैंगोज हो जाएगा। तो अगर हम नाउन में एस या ईएस जोड़ देते हैं तो नाउन हो जाता है प्लूरल, पहले से नेचुरली वो रहता है सिंगुलर फॉर्म में, और एस ईएस लगाने के बाद इसका रूप बदल के हो जाता है प्लूरल, बहुवचन वाला। और वहीं पे इसका उल्टा होता है वर्ब में। वर्ब अपने नेचुरल रूप में, अपने ओरिजिनल स्पेलिंग में वर्ब होता है प्लूरल, जिसको V1 कहते हैं। ध्यान रखिएगा, वर्ब का 5 फॉर्मेट पढ़े होंगे ना, V1, V2, V3, V4 और V5। नहीं भी पढ़े होंगे तो आगे आएगा, मैं डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए 5 रूप में वर्ब को, क्रिया को, एक्शन को लिखा जाता है, जिसको हम लोग V1, V2, V3, V4 और V5 नाम से जानते हैं। तो जो V1 होता है वो उसका ओरिजिनल स्पेलिंग होता है, डिक्शनरियल स्पेलिंग जिसको कहते हैं, कि वर्ड मीनिंग में उसको सर्च कीजिएगा तो वही लिखना पड़ेगा। तो जो नेचुरल ओरिजिनल स्पेलिंग है, उसमें कुछ नहीं लगा हुआ है, तो उस रूप को हम कहते हैं प्लूरल फॉर्म, जो V1 कहलाता है। ध्यान रखिएगा, 1 है तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, 1 होता है प्लूरल वर्ब के केस में। और वर्ब को सिंगुलर बनाने का एकमात्र तरीका है उसमें एस या ईएस जोड़ देना। तो किसी भी वर्ब का नेचुरल फॉर्म सिंगुलर फॉर्म में नहीं होता है, V1 नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, लिखा जाता है V1 लेकिन सिंगुलर नहीं होता, होता है प्लूरल। और वर्ब में जब हम एस या ईएस जोड़ देते हैं तो ये वर्ब हो जाता है सिंगुलर। जैसे GO गो है प्लूरल, और GOES गोज हो गया सिंगुलर। EAT ईट हो गया प्लूरल, और EATS ईट्स हो गया सिंगुलर। RUN रन है प्लूरल, और RUNS रन्स हो गया सिंगुलर। ठीक है ना। तो आई होप नंबर अच्छे तरह से क्लियर हो गया होगा कि नंबर क्या होता है। नंबर 2 तरह का होता है, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर का क्या अर्थ होता है, प्लूरल का अर्थ क्या होता है, और हम इन चीजों को इंग्लिश में क्या चाहते हैं लिखना, क्यों ये आया है, इसका क्या पर्पस है, ये सारा आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं पर्सन की ओर। अब पर्सन, ध्यान रखिएगा इस पे, पर्सन कहते किसे हैं, पर्सन का क्या परिभाषा होता है, पर्सन किसे कहते हैं। तो पर्सन को बोला जाता है पुरुष, है ना, महिला पुरुष वाला पुरुष नहीं। महिला, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है ना। महिला पुरुष वाला पुरुष नहीं होता है पर्सन में। पर्सन में पुरुष जो है वो कर्ता का, कर्म का भाव पहचान करता है। मतलब जो भी हमने नाउन लिखा है, जो नाउन हमने लिखा है उस नाउन का क्या यूज है सेंटेंस में। जब हम कोई बात लिखते हैं या कोई वाक्य लिखते हैं तब किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो इंग्लिश ग्रामर कहता है कि जब भी आप कोई बात बोल रहे होते हैं किसी के बारे में, तो 3 बातें होती हैं, 3 स्थितियां पैदा होती है। एक, उसको बोल कौन रहा है। दूसरा, किसको बोल रहा है, मतलब सुन कौन रहा है, सुनने वाला कौन है। और तीसरा होता है कि बात किसकी हो रही है, आखिर जो बात हम लोग कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं। तो इन तीनों चीजों को इस तरह से परिभाषित किया गया है कि सिर्फ शब्द लिखा हुआ रहेगा और शब्दों को देख करके आप पहचान जाओगे कि हाँ ये कौन सा पर्सन है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आप सब जानते ही होंगे। 3 तरह का होता है पर्सन, पुरुष 3 तरह का होता है, तो आप देखते ही पहचान जाओगे। लेकिन इससे पहले सवाल ये उठता है कि पुरुष होता क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज में पुरुष की जरूरत क्यों पड़ी, क्या है इसकी प्रमुखता, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका उपयोग क्या है। पर्सन नहीं रहता तो क्या हो जाता, तो समझिए इसको। पर्सन हम किसे कहते हैं, देखिए पर्सन, PERSON है ना, पर्सन, और इसको कहते हैं पुरुष। ठीक है, 3 होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये तो सब लोग जानते हैं। लेकिन हम अभी पढ़ेंगे यहाँ पे कि पर्सन आखिरकार होता क्या है, क्यों लाया गया है अंग्रेजी भाषा में पर्सन को। तो पर्सन भी एक तरीका होता है, किस चीज का तरीका, खास करके जब हम किसी बात को बोल रहे होते हैं तो यह पता करने के लिए कि बोलने वाला कौन है,
सुनने वाला कौन है और किसकी चर्चा हो रही है। इन बातों की जानकारी हमें कैसे मिलेगी? तो शब्दों को इस तरह से लिखा जाता है कि हम उसको देखते ही पहचान जाते हैं। सेंटेंस जो बनता है उसका अरेंजमेंट, उसका यूज इस तरह से होता है वाक्य में कि हम देखते ही पहचान जाते हैं कि अच्छा ये कहने वाला है तो फर्स्ट पर्सन हो गया, सुनने वाला है तो सेकंड पर्सन हो गया, और जिसकी चर्चा हो रही है तो वो थर्ड पर्सन हो गया। गौर करने वाली ये भी बात है, मैं लिखूंगा, अभी सारा कुछ लिखूंगा, पहले थ्योरी एक्सप्लेन कर देता हूं। गौर करने वाली ये भी बात है कि कहने वाले को फर्स्ट पर्सन क्यों कहा गया, सुनने वाले को सेकंड क्यों कहा गया, और जिसकी बात होती है, जिसके बारे में कहा जाता है, उसको थर्ड पर्सन क्यों कहा जाता है। तो जब भी हम सेंटेंस बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, फिर से मैं रिमाइंड करा रहा हूं, पर्सन का जो इंट्रोडक्शन हुआ है, पर्सन जो इंट्रोड्यूस किया गया, इंग्लिश भाषा में पर्सन नाम का चीज लाया गया है, वो क्यों लाया गया है? जब हम बात को बोलते हैं तो किसी भी बात को बोलने के लिए सबसे पहले प्राथमिकता किसकी होती है? बोलने वाले की। माने किसी भी बात को बोलने के लिए पहले बोलने वाले का होना जरूरी होता है। इसलिए कहा गया है कि बोलने वाला होता है फर्स्ट पर्सन, प्रथम, और दूसरा होता है सुनने वाला। जब कुछ आप बात बोल रहे होते हैं, आप सोचो कि क्लास में मैं ऐसे ही खड़ा हूं और मैं, कोई नहीं है क्लास में, कह रहा हूं स्टैंड अप, कौन खड़ा होगा? या ऐसे ही कोई नहीं है, पूरा क्लासरूम खाली पड़ा हुआ है और मैं कुछ बातें बोल रहा हूं, कौन सुन रहा है? कोई नहीं सुन रहा है। तो जब बोलने वाला होगा तो दूसरी प्राथमिकता किसकी होगी? दूसरी प्राथमिकता होगी, दूसरी जरूरत होगी सुनने वाले की। इसलिए सुनने वाले को सेकेंड पर्सन कहा जाता है। और तब तीसरी प्राथमिकता किसकी होगी? तीसरी रिक्वायरमेंट, तीसरी जरूरत हमें क्या होगी? तीसरी जरूरत हमारी होगी कि हम बात किसकी कर रहे हैं, चर्चा किसकी कर रहे हैं, किसके बारे में बात की जा रही है। किसी भी वाक्य में ये तीनों एक साथ होगा ये जरूरी नहीं है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। किसी भी वाक्य में ये तीनों एक साथ होगा, तीनों पर्सन, ये जरूरी नहीं है। और तीनों अलग अलग होगा ये भी जरूरी नहीं है। हो सकता है कि जैसे हम लोग आपस में कहते हैं ना, मान लीजिए आज आप काम करके आए, अब खुद से बात कर रहे हैं, कुछ गलती हो गई या कुछ अच्छा काम किए तो खुद से ही बात करते हैं कि हाँ मैंने अच्छा काम किया, चलो भगवान इस तरह का शक्ति देना कि मैं और इस तरह का अच्छा काम करते रहूं। मैं खुद से बात कर रहा हूं, तो बोलने वाला भी मैं हूं और सुनने वाला भी मैं हूं और जिसकी बात हो रही है वो भी मैं हूं। तो इसमें भी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन अलग अलग होगा। जैसे आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ, मैं अपने आप से बात कर रहा हूं। कहने वाला कौन है? हम ही हैं। सुनने वाले कौन है? हम ही हैं। और किसकी बात हो रही है? मेरी खुद की बात हो रही है, तो हम तीनों पर्सन हो जाएंगे। इसलिए ध्यान रखिएगा, किसी भी वाक्य में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन तीनों रहे जरूरी नहीं है। और तीनों रहे भी तो तीनों अलग अलग रहे ये भी जरूरी नहीं है। अब दूसरा एग्जांपल देता हूं, मैं बोलने वाला हूं और आप सुनने वाले और आप ही की बात हो रही है। मैं आपको कहूं, जैसे आपका नाम है राहुल, तो मैं कहूं कि राहुल आज तुमने बहुत अच्छा काम किया भाई। अब आप सोचिए, बोलने वाला मैं हूं, सुनने वाला राहुल, और जिसकी बात हो रही है वो भी कौन है? राहुल। तो फर्स्ट पर्सन मैं हुआ, सेकेंड और थर्ड कौन हो गया? राहुल। तो इंटरेस्टिंग बात कब आएगी? जब मैं आपको कहूंगा कि मैं अपने आप से बात कर रहा हूं, तो कहने वाला भी मैं हूं, सुनने वाला भी मैं हूं और जिसकी बात हो रही है वो भी मैं ही हूं। तो मैं अपने लिए क्या लिखूंगा? फर्स्ट पर्सन वाला बात लिखूंगा कि सेकेंड पर्सन वाला कि थर्ड पर्सन वाला? इस सवाल का जवाब मैं अभी दूंगा। पहले मैं आपके लिए डेफिनेशन लिख देता हूं। पुरुष होता क्या है? इसका होता है जब हम कोई वाक्य लिख रहे होते हैं, लिख या बोल रहे होते हैं, वाक्य बोल रहे होते हैं, तो शब्दों के हिसाब से, अब शब्दों के हिसाब से कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी बोर्ड पे लिखा हुआ बात है तो बोर्ड बोलेगा तो नहीं,
आपको देख के पहचानना पड़ेगा सेंटेंस में कि हाँ जी एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इसमें पहचानो फर्स्ट पर्सन कौन है, सेकंड पर्सन कौन है, थर्ड पर्सन कौन है। मुंह से बोलेगा तो बोर्ड नहीं। इसीलिए शब्दों को लिखने का एक सिस्टम दे दिया गया, एक मेथड दे दिया गया, एक तरीका दे दिया गया कि आप देखिए और पहचान जाइए कि हाँ जी ये फर्स्ट पर्सन है, माने ये बोलने वाला होगा। तो क्या है, जब हम कोई वाक्य बोल रहे होते हैं तो शब्दों के रूप या माध्यम से यह पहचानना कि बोलने वाला कौन है। आप मेरी बात को सुन के भी नोट्स बना सकते हैं। बोलने वाला कौन है, सुनने वाला कौन है, सुनने वाला कौन है, और किसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है। इन तीनों की पहचान के लिए, इन तीनों की पहचान के लिए शब्द फिक्स मैं लिख रहा हूं इसलिए इंग्लिश हिंदी मिला के कि समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। शब्द फिक्स कर दिए गए हैं। अब क्या है, जो शब्द बोलने वाले के लिए होता है, जो शब्द बोलने वाले के लिए होता है उसे फर्स्ट पर्सन का शब्द कहा जाता है। फर्स्ट पर्सन का शब्द कहा जाता है। सुनने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए जो शब्द होते हैं, जो शब्द होते हैं उन्हें सेकेंड पर्सन का शब्द कहा जाता है। और जिसकी बात हो रही होती है, जिसकी बात हो रही होती है उनके लिए जो शब्द होते हैं, जो शब्द होते हैं उन्हें थर्ड पर्सन THIRD थर्ड पर्सन के शब्द कहे जाते हैं। अब क्या है, इसके लिए एक लिस्ट बना दिया गया है, जो लिस्ट आप सब जानते होंगे, है ना। तो ये लिस्ट क्या है, इस तरह से है। पर्सन के लिस्ट में आ जाता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और फिर हमने अभी क्या पढ़ा है, नंबर पढ़ा है ना। तो नंबर में क्या हो जाता है, सिंगुलर और प्लूरल। हमने क्या पढ़ा कि जब हम शब्द को लिख रहे होते हैं, जस्ट पहले हमने पढ़ा कि जब हम शब्दों को लिख रहे होते हैं तब क्या होता है, हमें देख करके पता करना होता है कि शब्द
एक को दिखा रहा है कि एक से ज्यादा को दिखा रहा है। तो जब एक को दिखाएगा तो वो कहलाएगा सिंगुलर, और जब एक से ज्यादा को दिखाएगा तो वो कहलाएगा प्लूरल। ठीक है ना। तो पर्सन में होता है कौन कौन सा? 3, FIRST फर्स्ट पर्सन। इसके बाद कौन सा होता है? SECOND सेकेंड पर्सन। और इसके बाद कौन सा होता है? THIRD थर्ड पर्सन। 3 तरह के पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और अन्य पुरुष। हिंदी में फर्स्ट पर्सन को क्या कहा जाता है? प्रथम पुरुष। सेकेंड पर्सन को कहा जाता है द्वितीय पुरुष, और थर्ड पर्सन को कहा जाता है अन्य पुरुष, है ना। तो फर्स्ट पर्सन में आई होता है सिंगुलर, और आई का प्लूरल होता है वी। कोई आपसे पूछे कि जब आई को हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या बनेगा, तो आई का प्लूरल होता है वी। मुझे लगता है ब्लू मार्कर ही यूज करना बेहतर होगा, है ना। ब्लू ही कर देते हैं। सिंगुलर में होता है फर्स्ट पर्सन में आई और प्लूरल में वी। सेकेंड पर्सन का सिंगुलर भी यू और प्लूरल भी यू, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और कोई भी नाम। एक नाम होगा क्योंकि सिंगुलर है, और प्लूरल में क्या होता है? दे। अब देखिए पर्सन क्या हो गया कि जब हम कोई बात बोल रहे होते हैं तो बोलते समय यह तय होना कि बोलने वाला कौन है, सुनने वाला कौन है, और बात किसकी हो रही है। तो आप देखोगे फर्स्ट पर्सन को हमने ऊपर लिखा है, क्या होता है ये? बोलने वाला। और इसको फर्स्ट क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया कि बात की जब शुरुआत होगी, कोई भी बात कहा जाएगा तो सबसे पहले किसकी जरूरत होगी? बोलने वाले की, है ना। उसके बाद सेकंड में किसकी जरूरत होगी? सुनने वाले की। और जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में बात हो रही है उसको कहते हैं थर्ड पर्सन। तो कोई भी बात जब हम बोलेंगे तो सबसे पहले जरूरत पड़ती है बोलने वाले की, इसलिए इसको कहा गया फर्स्ट पर्सन। उसके बाद जरूरत होती है सुनने वाले की, इसलिए इसको कहा गया है सेकेंड पर्सन। और तब जरूरत होती है उसकी जो हमारा मुद्दा होता है, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे होते हैं। तो आप देखोगे तो पाओगे कि चाहे कोई भी नाउन हो, मैं हो, आप हो, लड़का हो, लड़की हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, औरत हो, बच्चा हो, कोई भी हो, अगर अकेले है बोलने वाला और अपने लिए बोल रहा है, वो खुद अकेला है, तो अपने लिए क्या लिखता है? आई। और बोलने वाले एक से ज्यादा हो गए तो वो अपने लिए क्या लिखते हैं? वी। बोलने वाले के लिए सिंगुलर होगा तो आई, प्लूरल होगा तो वी, और बोलने वाले के अलावा कोई भी आई और वी का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अपने लिए हम अकेले हैं तो आई, और एक से ज्यादा है तो वी, और बोलने वाला के अलावा आई और वी का इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता है। फिर जो सुनने वाला होता है, जिसको हम बोल रहे होते हैं सामने वालों को, आप भी सोचोगे तो उसको यू कहते हैं, है ना, कि हाँ जी तुमने ऐसा किया, आपने ऐसा किया, उसके लिए यू होता है। तो ये होता है सुनने वाला। यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर में सिंगुलर भी यू लिखाता है और प्लूरल भी यू ही लिखा जाता है। फिर हम जिसकी बात कर रहे हैं वो अगर मैस्कुलिन जेंडर है, माने लड़का है, आदमी है, मैन है, पुरुष है, तब अगर अकेला है तो उसके जगह पे लिखेंगे ही। अगर स्त्री है, अकेली है, तो उसके लिए लिखते हैं सी। कोई भी जानवर है या वस्तु है तो उसके लिए लिखते हैं इट, या फिर डायरेक्ट उसका नहीं तो नाम लिख देते हैं, है ना। और इनमें से कोई भी पुरुष हो, महिला हो, वस्तु हो, नाम हो, कुछ भी एक से ज्यादा होता है तो उसके लिए लिखते हैं दे। अब इसको और अच्छे से समझिए। जैसे आप कहोगे कि राम मेरा भाई है, तो लिखेंगे राम इज माई ब्रदर, लिखेंगे ना। उसके बाद दूसरा वाक्य होगा वह बहुत तेज है। राम मेरा भाई है, फिर लिखेंगे वह बहुत तेज है, तो क्या लिखते हैं? ही इज वेरी इंटेलिजेंट।
अब राम के बदले हमने क्या कहा, वह, और वह के लिए क्या लिखा हमने, ही, है ना। तो ये शब्द फिक्स किए गए हैं। राम ही नहीं, अपने पापा की भी बात करेंगे कि मेरे पापा बिजनेसमैन है, तो कहिएगा माय फादर इज अ बिजनेसमैन। उसके बाद वह बहुत अच्छे आदमी है, तो क्या लिखेंगे, ही इज अ वेरी गुड मैन। तो पापा को जब रिप्रेजेंट करना रहा तो बार बार नहीं लिखते हैं। नाउन में आपने पढ़ा होगा कि बार बार नाम को नहीं लिखते हैं, इसीलिए जब आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इस लिस्ट में जितना भी देख रहे हो आप, नाम को छोड़ के वो सारा का सारा प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। ये बाद की बात है, फिर घूम के आएगी, अभी उस तरफ नहीं जाना है। तो पर्सन क्या हो गया कि शब्दों का इस तरह से फिक्सेशन, शब्द का इस तरह से लिखा जाना कि देखते ही पता चल जाए, तय किया हुआ है पहले से कि बोलने वाला कौन है, सुनने वाला कौन है और चर्चा किसकी हो रही है। ये एक रहा तो सिंगुलर रहा तो, और ये एक से ज्यादा रहा तो प्लूरल रहा तो, ठीक है ना। तो आई होप कि नंबर और पर्सन ये दोनों क्लियर हो गया होगा आपको। और अब आया वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे तो इंपॉर्टेंट ही हैं, लेकिन अब बारी आती है किसकी, अब बारी आती है काउंटेबल और अनकाउंटेबल की। तो जो कल का वीडियो होगा, इसलिए मैं आधे घंटे 25 मिनट का वीडियो बताता हूं ताकि सारी चीजों को आपको आसानी से समझा सकूं। मैंने क्या कहा कि जिनकी इंग्लिश बिल्कुल जीरो है उनके लिए ये और ज्यादा बूस्टर डोज का काम करेगा ये वीडियो। मेरा एम, मेरा लक्ष्य, मेरा ध्येय यही है कि जो बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं पढ़े हैं, जिन्होंने आज तक इंग्लिश छुआ भी नहीं है, थोड़ा बहुत भी पढ़ना लिखना जान जाते हैं, तो उनके लिए ये रामबाण का काम करेगा। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिहाज से भी बेहतर होगा। मैं खुद पूरा एफर्ट, पूरा एनर्जी लगा के पहले सब कुछ तैयार करता हूं, फिर मैं आपके सामने आता हूं, ठीक है ना। तो इसको देखें, वीडियोज को फॉलो करें, सबको अच्छे से देखें, नोट्स बनाएं। और फिर मैं कहना चाहूंगा कि बेसिक्स का पूरा 3-4 क्लासेस और चलेंगी बेसिक्स पे, 20-20 मिनट, आधे घंटे की होगी। तो बेसिक्स जैसे ही खत्म होगा तो इसका PDF का लिंक मैं दूंगा, फ्री डाउनलोड हो जाएगा, पूरा इसी तरह से लिखा हुआ और भी ज्यादा एग्जाम्पल देके समझाया हुआ रहेगा। आप वीडियोज को मिस ना करें। थोड़ा सा भी अगर आप सीरियस हैं तो इंग्लिश समझना, इंग्लिश जानना, इंग्लिश बोलना बहुत बड़ी चीज नहीं है। बस थोड़ा सा प्रयास करें, हमारे साथ आधा घंटा डेली बिताएं, और आधा घंटा जब एक बारी वीडियो को देख लें, नोट्स बना लें, तब उसको पढ़ लें। मैं गारंटी देता हूं कि आप 2-3 महीने के बाद कहेंगे कि नहीं, कोई सही चैनल पकड़ाया, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। वीडियोज को लाइक शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट के बिना इसका अधिकतर लोगों तक फैलना मुश्किल है, बिना आपके सहयोग का कुछ नहीं होगा। इसी आशा के साथ इस लचर व्यवस्था, छोटा लचर ही है कहा जाएगा, अभी लोग हैं, स्मार्ट बोर्ड है और लाइटिंग वगैरह सब कुछ है, फिर भी मुझसे जो अभी संभव हो रहा है मैं आपके लिए कर रहा हूं। आगे और अधिक संभव होगा तो और अधिक करूंगा, इसलिए सहयोग जरूरी है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोज को अंत तक अच्छे से जरूर देखें, बढ़िया से सीखेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। कल पढ़ते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल। मैं फिर से गारंटी देता हूं कि काउंटेबल अनकाउंटेबल जो अभी तक आपने पढ़ा है उससे अलग होगा। मैं ऐसा सवाल दागूंगा, आसान आसान सवाल, आप कंफ्यूज करोगे कि अरे आज तक तो हम गलत ही जान रहे थे, ठीक है ना। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।